हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वो था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। जो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स चैप्टर 22 है उसका लेक्चर नंबर 10 जो है वो था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और आज हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। तो सबसे पहले मैं आपको ना ये चीज़ बता दूं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस का मतलब क्या है। ठीक है जी स्टूडेंट, जब भी आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस को देखें ना, एरिथ्रो वर्ड जो है ये एरिथ्रोसाइट से रिलेट करता है, जिसका मतलब होता है ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होना। फ्यूटाइलिस, फ्यूटाइलिस जो है ये वर्ड फीटस से निकला है। अब ये मैं फीटस भी आपको बता देता हूँ कि ये फीटस क्या है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का अगर आप मतलब देखें तो हम इसको ये भी कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, या RBCs भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, किसमें? फीटस के अंदर। अच्छा, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस के फीटस के अंदर जो रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होनी है वो सारी की सारी डिपेंड करती है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। क्योंकि जिस बच्चे ने ये टॉपिक जो देख रहा है वो एक दफ़ा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी देख ले, उसका और क्लियर हो जाएगा कि ये बीमारी क्यों होती है। अब हम चलते हैं इस बीमारी की तरफ। ठीक है जी स्टूडेंट, बात इस तरह है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ। आपको पता है कि मेल की बॉडी के अंदर ना एक सेल है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल की बॉडी के अंदर एक सेल है जिसको हम बोलते हैं एग। जब ये स्पर्म और एग दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं ना, तो फ्यूज़ करने के बाद इससे बनता है जाइगोट। और आपको पता है कि जाइगोट बनता है फीमेल की बॉडी के अंदर, वॉर्म के अंदर, उसके पेट के अंदर। ठीक है जी, अब देखना यहाँ पे जाइगोट बन गया। उस जाइगोट की फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती गई। 3 माह के बाद ना, क्योंकि आपको पता है कि 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है एक पूरा बेबी बनने का, 3 माह के बाद वही जाइगोट कहलाएगा फीटस, और वो माँ के पेट के अंदर है। ठीक है, अब मैं ये जो थोड़ी सी डायग्राम है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डायग्राम है क्या। आप तमाम बच्चों ने इस डायग्राम की तरफ देखना है कि ये डायग्राम है क्या। ठीक है जी स्टूडेंट, बात इस तरह है कि अगर लेट्स सपोज ये एक फीमेल ऐसे ही खड़ी है, ठीक है, ये उसकी बैक, जो सारा बैक रीजन है ये उसका फ्रंट वाला रीजन है। ठीक है, ये आगे फ्रंट है और ये पीछे बैक है। तो ये मैंने बैक व्यू दिखाया हुआ है। ये जो मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर्स बनाया है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, ये उसका वर्टिब्रल कॉलम है। और कॉलम के साथ हमारे पास अगर आप नेक्स्ट इसको देखें तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका जो है बैली है, ये इसका पेट है। ठीक है जी, और इसके साथ आपको पता है कि आफ्टर 5 मंथ 6 7 एंड 9 उसकी जो बॉडी जो है, उसकी बैली जो है वो बाहर को ग्रो करती जाती है, उसका साइज बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि आपको पता है उसके पेट के अंदर जो है वो बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, बेबी जो है बड़ा हो रहा होता है। और वो जो फीमेल प्रेग्नेंट है वो 9 मंथ की तरफ जा रही होती है, उसके जो बेबी जो है वो डेवलप जो हो रहा होता है वो 7 8 मंथ या 9 मंथ के अराउंड अबाउट होता है। ठीक है जी, और इसी तरह जो है ये उसकी बैक वर्टिब्रल कॉलम है, और उसके बाद ये उसकी आगे हिप, और हिप से नेक्स्ट वाला रीजन उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह ये उसका फ्रंट व्यू है। अभी आप तमाम बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए ये मैं फीमेल के कौन से पार्ट को बनाया हुआ है और ये मैं कौन सा पार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे
ये उसकी बॉडी के अंदर ना मतलब कि वो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। इसके अंदर ये छोटा सा मैंने बेबी बनाया है और बेबी का जो बेली बटन है, ठीक है, वो एक प्लेसेंटा जो है एक ट्यूब के ज़रिए जो है प्लेसेंटा के साथ अटैच है, जिससे वो न्यूट्रिएंट वगैरह ले रहा होता है, खुराक ले रहा होता है। अक्सर ये आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई बेबी की बर्थ होती है तो उसकी जो बैली बटन जो होता है इसके ऊपर एक ट्यूब सी होती है, वो ट्यूब से असल में बेसिकली माँ से खुराक लेता है, ठीक है जी। तो आज आपको उसका फंक्शन भी समझ आ गई कि उसका फंक्शन क्या होता है। अक्सर जो ही बेबी पैदा होता है उसको काट के उसको फिर बांध दिया जाता है, बाद में वो आहिस्ता 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 जो है वो ड्राई होता होता जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। वो जो वो जो ट्यूब सी होती है वो बेसिकली माँ की बॉडी के साथ अटैच होती है और वहाँ से न्यूट्रिएंट ले रही होती है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, इसका मतलब है कि ये जो फीटस है ना, 3 मंथ के बाद ये फीटस जो है ये डेवलप कर रहा है, बाद में जो है ये बेबी बनेगा जो 9 मंथ के बाद जिसकी बर्थ होनी है। अच्छा जी, हमने डिस्कस करना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस, तो उसके लिए मुझे ये थोड़ी सी डायग्राम एक्सप्लेन करना थी ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब बात इस तरह है कि इसमें जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था इसमें मैंने आपको RH ब्लड ग्रुप पढ़ाया था। मैंने बताया था कि RH ब्लड जो है जिस लोगों के अंदर RH ब्लड ग्रुप होता है उनको कहते हैं कि इनके अंदर RH प्लस फैक्टर मौजूद है, और जिसका RH ग्रुप नहीं है फैक्टर उसको कहते हैं RH माइनस फैक्टर, ठीक है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि आपको शायद याद है मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 जीन होते हैं, C, D और E। प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी थी? D की। D कंट्रोल करता है जिसमें जो है ये फंक्शनल हो, जिसमें ये एंटीजन बनाए वो RH प्लस फैक्टर हो जाएगा, जिसमें एंटीजन नहीं बनाता वो क्या होता है RH माइनस। तो स्टूडेंट इसके लिए ना हमारे 3 कॉम्बिनेशन बने थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। एक कैपिटल D, एक कैपिटल D स्मॉल d, एक स्मॉल d। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। ये जो है ना ये भी पॉजिटिव है, इसमें RH फैक्टर बनेगा। ये जो है इसमें भी RH फैक्टर है, ये जो है इसमें RH फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये है, दिखने में क्या लगेगा कि RH फैक्टर बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है? कैपिटल D। इसमें कैपिटल D डोमिनेट है किस पे? स्मॉल d पे। इसमें दोनों स्मॉल d हैं तो इसमें RH फैक्टर नहीं बनता, जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप फिर हम किस से मेंशन करेंगे? नेगेटिव से। आपने पढ़ा A प्लस या A पॉजिटिव या A नेगेटिव। तो A ब्लड ग्रुप की तो हिस्ट्री आपने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ी थी, जो लैंडस्टीनर और बार्नस्टीन ने बताई थी। RH ब्लड ग्रुप भी लैंडस्टीनर ने ही बताया था, लेकिन ये 1930 की बात है, बाद में बताया। तो ये जो है हम प्लस और माइनस जो है वो इस वजह से कहते हैं कि A पॉजिटिव मीन कि उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है, A नेगेटिव उसमें RH फैक्टर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मेरे पास ना ये वाला जो है ये कॉम्बिनेशन, ये है जी मेल, क्या बोला मैंने? मेल है ये, ठीक है। इस मेल की शादी जो है वो एक फ़ीमेल के साथ हम करवाते हैं, और फीमेल कौन सी है? आप इस मेल को छोड़े ये मेल कर लें। पहले तो मुझे ये बताएं, अगर मैं कहूँ कि ये भी मेल है, ये वाला भी मेल है और इस मेल का नेम A है, ये वाला भी मेल है, इसका नेम है B, तो दोनों में से हेटेरोजाइगस मेल कौन सा है? B। और होमोजाइगस मेल कौन सा है? A, क्योंकि इसमें दोनों ही कैपिटल D हैं। हेटेरो में आपको पता है कि एक कैपिटल D है, एक स्मॉल d है। तो मेरे पास ये जो मेल है ना, ये है जी, इसकी कॉम्बिनेशन है कैपिटल D स्मॉल d, और इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये जो है ये है जी फीमेल, ठीक है जी। अब ये फीमेल जो है, फीमेल के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है स्मॉल d का, इन दोनों की आपस में करवाते हैं शादी, ठीक है जी। जब इनकी शादी करवाएंगे तो हम आगे देखते हैं कि कितने % चांस है नेगेटिव वाले बच्चे पैदा होने का और कितने % चांस है पॉजिटिव वाले बच्चे पैदा होने का। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इनकी शादी करवाते हैं ना, ये है जी, इसके 2 गैमेट बनाएंगे। आपको पता है गैमेट में हैप्लॉइड होते हैं और उसमें एक एलील आती है,
इसमें भी स्मॉल डी। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। बताएं जी कितने जो है आर एच फैक्टर वाले होंगे? 2। और कितने नहीं होंगे? 2 नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रहा है? स्मॉल डी आ रहा है। इसमें एक डी कैपिटल है, इसमें भी एक डी कैपिटल है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस मेल का होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल के साथ क्रॉस करवाएं तो कितने चांस हैं वो जो बेबी आर एच फैक्टर वाला पैदा होगा? 50%। और कितने चांस हैं कि वो नहीं पैदा होगा? 50%। क्योंकि देखें ना, अगर 4 ऑर्गेनिज्म है तो आधों के चांस हैं आर एच फैक्टर वाले मौजूद होने के, आधों के चांस आर एच फैक्टर मौजूद नहीं, तो ये 50% चांस होता है, ठीक है। अच्छा जी, सुने अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको कुछ याद है? मैंने बताया था कि आर एच ब्लड ग्रुप में नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं बनती। तो कब बनती हैं? जब उनको मैसेज मिलता है, जब उनको स्टिमुलेशन मिलती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता ही दूँ कि मेरे पास एक है जी ब्लड ग्रुप आर एच प्लस वाला और दूसरा ब्लड ग्रुप है आर एच माइनस वाला। ये जो प्लस वाला है ना, इसके अंदर एंटीजन मौजूद हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। इसके अंदर एंटीजन मौजूद हैं, एंटीबॉडीज नहीं है। इसके अंदर ना एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडीज है, ठीक है। लेकिन दोनों में से एंटीबॉडीज बनाता कौन है? आर एच नेगेटिव। कब? जब इसको आर एच प्लस का मैसेज मिलता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। समझ आ रही है? उससे पहले नहीं। तो मुझे ये बताएं कि जो मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ाया था कि अगर ए का एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? बी का एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए। वो हमने पढ़ा था कि नेचुरली एंटीजन एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, लेकिन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरएच प्लस पे एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। आरएच माइनस में ना ही एंटीजन है और ना ही क्या है? एंटीबॉडी है। लेकिन दोनों में से एंटीबॉडी कौन बनाएगा? आरएच नेगेटिव। कब बनाएगा? जब उसको आरएच प्लस का मैसेज मिलेगा। अब हम देखते हैं कि आरएच प्लस का मैसेज कैसे मिलता है, ठीक है। देखें जी, ये जो फीमेल है ना, ये जो मदर है, इसकी बॉडी का जो ब्लड ग्रुप है ना, उसको आप फर्ज कर लीजिए आरएच नेगेटिव है फीमेल का। इसकी वॉर्म के अंदर जो फीटस डेवलप कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप है जी आर एच प्लस। समझ आ रही है? बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? आर एच प्लस। और मदर का क्या है? आर एच माइनस। मुझे ये बताएं, दोनों में से एंटीजन किसके पास है? आर एच प्लस के पास। और एंटीबॉडी किसी के पास है? नहीं। लेकिन कौन बना सकता है? आर एच नेगेटिव। समझ आ रही है? कौन बना सकता है? आर एच नेगेटिव। अब क्या होगा जब ये बच्चा मां के पेट में डेवलप कर रहा होता है, तो आपको पता है कि ये खुराक ले रहा है प्लेसेंटा के जरिए, क्योंकि ये मां की बॉडी में सेल्स हैं जिनसे न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज तमाम जो है वो डिफ्यूज करके यहाँ पे आएगा और आने के बाद यहाँ से ये बच्चे को उसकी सप्लाई मिलेगी। इसी तरह बेबी से जो वेस्ट वगैरह है वो कुछ यहाँ पे स्टोर रहता है, कुछ जो है इधर से रिलीज कर दिया जाता है। समझ आ रही है? अब क्या होगा कि बच्चे की बॉडी के अंदर से ना कुछ ब्लड, बच्चे की बॉडी से कुछ ब्लड सेल, अब मुझे ये बताएं कि बच्चे की बॉडी में फैक्टर कौन सा है? प्लस वाला। वो आर एच प्लस चला जाएगा प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब मुझे ये बताएं, मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा फैक्टर रखता है? आर एच माइनस वाला। और उसको मैसेज कहाँ से मिला है? आर एच प्लस वाला। तो मुझे ये बताएं कि क्या मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी? किसने मैसेज दिया? बच्चे के ब्लड ने, आर एच प्लस फैक्टर ने। तो इससे फिर क्या होगा कि जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगी मदर के ब्लड को, उसको स्टिमुलेशन मिलने के बाद ना वो क्या करता है कि वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो एंटीबॉडी है ना, किसके अंदर? मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है, मां की बॉडी के अंदर जो
जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनी हैं, वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को और आ जाएंगी बच्चे की बॉडी के अंदर। मुझे अब ये बताएं स्टूडेंट कि एंटीबॉडी बनाई किसने है? माँ ने। माँ ने एंटीबॉडी बना के अब वो एंटीबॉडी कहाँ पे आई हैं? बच्चे के अंदर। जब वो एंटीबॉडी बच्चे के अंदर आएंगे तो आपको पता है कि एंटीबॉडी जो हैं RH+ वाले के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? एंटीजन। एंटीबॉडी किसने बना दी? माँ ने। अब वो जो एंटीबॉडीज है ना, वो आके बेबी के ब्लड की ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम फीटस कहते हैं। अब फीटस के अंदर जब रेड ब्लड सेल टूटना स्टार्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। अब ये क्या होगा, जरा गौर से सुनना स्टूडेंट। जब उसकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल टूटना स्टार्ट होंगे ना, तो आपको पता है कि जब एक रेड ब्लड सेल टूटता है तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग, उसकी ब्रेकडाउन के लिए उसको भेज दिया जाता है लिवर के पास और स्प्लीन के पास। आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा टूटे हैं तो उनका जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, जो किसी काम का नहीं, वो स्टोर कहाँ पे जाके होता है? स्प्लीन के अंदर। तो ऐसे लोग जिसमें रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, उनमें फिर वो जो नकारा मटेरियल बनता है, जो वेस्ट बनता है रेड ब्लड सेल का, वो किस में जाके स्टोर होता है? स्प्लीन में। और उनके स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। इसी तरह लिवर का भी यही केस है कि लिवर जब ब्लड सेल बनाएगा तो लिवर का काम बढ़ेगा तो उससे सेल भी उसके बढ़ जाएंगे, लिवर का साइज भी बढ़ जाएगा। अब एक चीज यहां पे और सुने, दो प्रॉब्लम तो ये होगी कि उस बेबी का एक तो लिवर साइज बढ़ जाएगा, दूसरा स्प्लीन बढ़ जाएगी। तीसरा ये है कि जब रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है तो इससे एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। तीन चीजें मैंने बता दी हैं, लिवर, स्प्लीन, बिलिरुबिन। अब ये जो बिलिरुबिन है ना, ये क्या करता है कि ये जो आय है ना वाइट कलर की, ये जो वाइट पोर्शन है इसको बिल्कुल येलो बना देता है और उस बच्चे की स्किन भी बिल्कुल येलो हो जाती है। ठीक है, तीन चीजें बताई। अगर उस बच्चे की पैदाइश होती है, अगर वो बर्थ होती है, पहली तो बात मैं बता रहा हूं वो एबॉर्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है, अबॉर्शन हो जाता है। इसको हम एक बीमारी अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको कहते हैं अठरा। अगर आपने अठरा की बीमारी सुनी हो, हमारे आम मसाले होती हैं, एक खातून है, वो प्रॉब्लम हो रहा होता है क्योंकि वो इस तरह होता है कि बाप का अगर ब्लड ग्रुप जो है ना पॉजिटिव है, बाप का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जो बच्चा बनता है वो हर दफ़ा उसका बेचारे का पॉजिटिव होगा। जब हर दफ़ा ही पॉजिटिव होगा तो छठे मंथ में जाके, सातवें में जाके उसमें जब ये एंटीबॉडीज़ वाला सीन होगा, उसमें ब्लड सेल मरेंगे तो वो अबॉर्शन हो जाएगा। हम फिर कहते हैं ये बीमारी अठरा है, वो डेवलपमेंट नहीं हो रही बेबी की, जब माँ का कोई मसला, वो असल में बेसिकली ब्लड प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी, उस ब्लड प्रॉब्लम के अंदर ये सीन होता है, उसमें ये मसला देखने में आता है। अच्छा, अब स्टूडेंट पहले तो मैंने बता दिया उसका हो जाएगा अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन नहीं होता तो फिर उसमें तीन प्रॉब्लम होती हैं। तो तीन प्रॉब्लम के साथ ना जब वो बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही मेन दो बीमारियों का शिकार होता है। एक तो ब्लड एनीमिक डिजीज है, खून की कमी, उसको बेचारे को ब्लड लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा वो हेपेटाइटिस का मरीज होता है। आपको पता है बच्चे का आपकी स्किन सारी येलो हो जाए, आई कलर येलो हो जाए तो हम कहते हैं इसको यरकान है, हेपेटाइटिस है। तो वो बच्चे को हेपेटाइटिस होता है, फिर उसको आप क्या करते हैं कि ब्लड लगवाते हैं। ब्लड लगवाने के बाद साथ साथ फिर उस बच्चे को आप एंटी सीरम RH फैक्टर इंजेक्शन भी लगाते हैं, RH एंटी सीरम इंजेक्शन, ताकि उस बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डिस्ट्रक्ट किया जाए, उनको तोड़ा जाए। मुझे ये बताएं वो एंटीबॉडी आई कहाँ से? मदर से। कहाँ से आई थी? मदर से। समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और स्टूडेंट आप जहन में रखिएगा, इसको अगर मैं और आपको थोड़ा सा समझाऊं, जो पहला बच्चा ना, अगर इस तरह का केस होता है ना कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो जो पहला बच्चा उस पे इतना असर नहीं होता। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर बच्चा डेवलप कर रहा होता है ना, उससे अगर थोड़ा सा RH+ चला जाए माँ की बॉडी में तो एंटीबॉडीज बनने के लिए टाइम लगता है।
जब वो एंटीबॉडीज बनती है तो फिर उनको क्रॉस करके इस तक पहुंचने के लिए भी टाइम लगता है। तब तक क्या होता है कि बेबी डेवलप करके बर्थ कर चुका होता है, उसकी पैदाइश हो जाती है, वो पैदा हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। समझ आ रही है? उस पे उसका असर नहीं पड़ता। ठीक है, एक और चीज़, और अगली बात यह है कि जब बेबी डेवलप कर रहा होता है उसकी बॉडी से RH प्लस फैक्टर जो है वो अगर चला जाए, या बेबी का ब्लड जो है वो माँ की बॉडी में चला जाए, जाने के बाद जब वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बहुत थोड़ी अमाउंट में बनती है जो बेबी को इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि RH प्लस ब्लड जो है वो बहुत थोड़ा गया था। तो माँ में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा कब बनेगी? जिस दिन बच्चे की डिलीवरी होती है। जिस दिन बच्चे की डिलीवरी होती है ना, उस दिन मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड आपस में मिक्स हो। उस दिन जब बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड आपस में मिक्स होता है ना, तो अब फिर माँ के ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब माँ के ब्लड में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती है, लेकिन ये तो बच्चा डिलीवर हो चुका होता है, फिर क्या होता है कि वो जो एंटीबॉडीज़ माँ के ब्लड के अंदर होती हैं उसका नुकसान फिर किसको होगा? अगले बच्चे को, जो नेक्स्ट होगा सेकंड नंबर पे। अगला जो बच्चा होगा अगर उसका भी ब्लड ग्रुप RH प्लस है तो माँ की बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, फिर वो एंटीबॉडीज़ खुराक और इधर से जो है डिफ्यूज़ करके वो आ जाएंगी उस बच्चे के अंदर, और बच्चे को ज़्यादातर चांस हैं कि उसकी डेथ हो जाए, उसकी डिलीवरी उसका अबॉर्शन हो जाए। ठीक है, 6-7वें मंथ में जाकर उसका अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये है कि अगर डॉक्टर जो हैं उनको पता चल जाए कि इसको ये प्रॉब्लम है इस खातून को, तो वो क्या करते हैं, एक तो प्रेगनेंसी से पहले उसको एंटी सीरम RH इंजेक्शन दिया जाता है ताकि माँ की बॉडी के अंदर अगर कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद है तो उसको तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे जो ही बेबी की बर्थ होती है, बेबी की बर्थ होती है तो मैंने आपको बताया कि बेबी की बर्थ के बाद भी चांस है कि ब्लड मिक्स होने का, उस वक्त भी इंजेक्शन दिया जाता है ताकि माँ की बॉडी के अंदर अगर RH ब्लड आ गया है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आपने बतानी है। मैंने कहा कि RH एंटीबॉडीज़ जब बच्चे में आती हैं तो रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन करते हैं, तो मुझे ये बताएं वो माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, वहाँ पे ब्लड की ब्रेकडाउन क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि माँ की बॉडी के अंदर RH नेगेटिव ब्लड है और उस पर एंटीजन नहीं होती। एंटीबॉडीज ने तो जाके अटैच किस पे होना है? एंटीजन पे। तो एंटीजन किस पे अटैच होती हैं? RH प्लस पे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को जो है इसकी समझ आई होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ये एक एग्जांपल है, लेकिन हम लोग पता नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये किसी ने दम कर दिया, ये किसी ने तवीज़ कर दिया, बच्चा जो है 5-6 मंथ में जाकर डेवलप नहीं कर पाता। ये बेसिकली बीमारियां होती हैं फैमिलीज़ के अंदर। अगर आप शादियां फैमिलीज़ में करते जाते हैं ना, तो उस तरह ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट होते हैं। एट द लास्ट जो है ये इस तरह की बीमारियां दिखने में आती हैं, लेकिन ये इलाज वाली बीमारी है। मैंने तो आज तक ये जितने भी हकीम लोग हैं या आम जो सुपरस्टिशियस पीपल्स हैं उनसे यही सुना कि 18 की कोई बीमारी नहीं है। 18, वो ये कहते हैं इसको 18 कि 8 रास्ते हैं जिसकी वजह से किसी भी रास्ते से बच्चे की अबॉर्शन हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें अभी इंजेक्शन आ चुके हैं जिसको हम एंटी सीरम RH इंजेक्शंस कहते हैं, वो लगाएं फीमेल की बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। उस दौरान अगर डॉक्टर कोई अच्छा सियाना है, उसको पता चल जाए कि ये सीन चल रहा है, तो वो साथ साथ ट्रीट भी करता रहता है। हर मंथ बाद चेक, 2 मंथ 2.5 बार चेक करने के बाद उसको बाकायदा इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक छोटा सा टॉपिक था। चलो मैं अब आपसे ना एक चीज़ पूछता हूँ। मैं आपसे ना, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे पास एक फ़ीमेल है, ठीक है जी, मैं देखता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। लें जी, मेरे पास एक फ़ीमेल है, वो है जी RH माइनस वाली, उसकी शादी होती है RH प्लस वाले मेल से। बताएं जी बच्चों में कितने चांस हैं कि RH प्लस फैक्टर वाले बच्चे पैदा हों? शाबाश, बता सकता कोई? देखे जी स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मेरे पास एक फ़ीमेल है जिसका है जी RH नेगेटिव,
उसकी शादी होती है RH+ से। आपकी ये एक्टिविटी भी है, ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस है उसके लास्ट पे ये एक्टिविटी भी होगी, ये आपने भी सुने। मुझे ये बताएं RH- जो है ये तो कंफर्म है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन कौन सा है, स्मॉल डी का, ठीक है जी। असल में हमें RH+ की समझ नहीं आ रही कि ये RH+ ये वाला है या ये वाला है, क्योंकि दोनों ही RH+ है ना, दोनों में मैंने प्लस लिखा। इसका हमें पता नहीं चल रहा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है। तो आपकी एक्टिविटी में अगली बात लिखी होगी कि ये जो दोनों मेल एंड फीमेल हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो हेटेरोजाइगस थे। हेटेरोजाइगस मीन कि उनमें कैपिटल डी स्मॉल डी था। इसका मतलब ये जो मेल है इसमें दोनों कैपिटल डी तो आ नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक स्मॉल डी आना है, इसके तो पेरेंट में स्मॉल डी था। तो ये फिर ये जो मेल है ये कंफर्म हो गया कि ये होमोजाइगस नहीं है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो अब हेटेरोजाइगस को अगर आप यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी करें तो कॉम्बिनेशन ये पहले ही मैंने क्रॉस करवा दिया है, ठीक है। इस क्रॉस को आप चेक करें तो बल्कि 2 को मैं क्रॉस दे देता हूँ, 2 को मैं टिक कर देता हूँ। 50-50% चांस हैं कि जो बच्चा है वो RH जो बेबी है वो आगे किस तरह का पैदा होता है। RH नेगेटिव वाला 50% चांस है और RH पॉजिटिव वाला भी 50%। लेकिन बताएं कि जो RH पॉजिटिव वाला है वो होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरो, शाबाश, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस टॉपिक था। इसके बाद में आपको पढ़ाना है एपिस्टैसिस। उम्मीद है मुझे कि हर बच्चे को समझ आ गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो मुझसे बाद में कमेंट्स के फॉर्म में पूछ सकता है। एक चीज़ बताऊं, वीडियो देख के वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और नीचे कमेंट भी ज़रूर दिया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई, या इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।